मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब शराब घोटाला से अर्जित आय आम आदमी पार्टी तक गई तो फिर उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि ईडी के पास 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के सबूत हैं। इसी आधार पर उसने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक पूछताछ के लिए बुलाती रही है, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के तीनों समन को ठुकरा दिया और पलटकर ईडी से ही सवाल पूछने लगे कि उनकी पार्टी की आतिशी मार लेना तो ईडी को उसकी औकात तक बताने लग गई। उसके बाद ईडी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने की तरफ कदम उठा दिया। आम आदमी पार्टी के आरोपी बनते ही अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता अपने आप आरोपी बन जाएंगे। ईडी एक बार एनडी गुप्ता से पूछताछ कर चुकी है। एनडी गुप्ता प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और माना जा रहा है कि शराब घोटाला मामले की रकम को खपाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। सूत्रों का कहना है कि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 70 का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है। हालांकि इस सेक्शन का इस्तेमाल कंपनीज के अपराध से निपटने के लिए होता है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय एजेंसी का मानना है कि इस धारा का इस्तेमाल करते हुए किसी राजनीतिक दल के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है और इस सेक्शन के मुताबिक कंपनी के अर्थ किसी कॉरपोरेट फर्म या व्यक्तियों के संगठन से है। एजेंसी का मानना है कि ट्रस्ट और कंपनीज पहले ही पीएमएलए के दायरे में हैं और अन्य संगठनों की तरह राजनीतिक दलों के खिलाफ भी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कंपनी के मामले में कंपनी के खिलाफ केस इसके निदेशक, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य प्रतिनिधि के जरिए दर्ज किया जाता है और इसी तरह राजनीतिक दल के खिलाफ इसके संयोजक, कोषाध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधि के जरिए केस दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर अंतिम फैसला नहीं किया। यदि आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है तो ये पहला राजनीतिक दल होगा जिसके खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा होगा। पिछले सप्ताह भी खबर आई थी कि ईडी इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार कर रही है। ईडी आम आदमी पार्टी के संयोजक को 3 बार समन कर चुकी है, लेकिन वह अभी हाजिर नहीं हुए हैं। अगस्त 2022 में खत्म की जा चुकी आबकारी नीति में कथित घोटाले के इस केस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 11 महीने से जेल में है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया और अब ईडी के रडार पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। लोकसभा के चुनाव करीब हैं। कांग्रेस 26 विपक्षी पार्टियों के साथ चुनाव जीतने की तैयारी में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन इस बीच टिप्पणीकार प्रियम गांधी मोदी ने अपनी नई किताब में कांग्रेस को लेकर जो कुछ लिखा वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अपनी किताब व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ डिपेंडेंट इंडिया में लिखा कि निकट भविष्य में कांग्रेस की सत्ता की राह असंभव नहीं तो काफी मुश्किल नजर आती है। उसके सत्ता में लौटने की बात तो दूर, उसका मुख्य विपक्षी दल भी बने रहना मुश्किल है। वजह यह कि जिस इंडी गठबंधन का सहारा कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए सोच रही है, उसी गठबंधन के दल कांग्रेस को गिनती की सीटें भी देना नहीं चाह रहे। बिहार से बंगाल और पंजाब से महाराष्ट्र तक कांग्रेस को एक एक सीट के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस लड़ेगी ही नहीं तो फिर जीतेगी कैसे। उसका यह भी कहना है कि महात्मा गांधी ने एक बार कांग्रेस को खत्म करने की भी सलाह दी थी। राजनीतिक टिप्पणीकार प्रियम गांधी मोदी ने अपनी नई किताब में दावा किया कि पिछले 1 दशक में जिस भारत ने आकार लिया उसमें कांग्रेस शासित भारत इतना पीछे छूट गया कि पार्टी के अस्तित्व तक पर संकट खड़ा हो और सत्ता में लौटना तो दूर की बात, उसके मुख्य विपक्षी दल तक बने रहने की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। अपनी किताब में उनका कहना है कि अगर पिछले 80 साल के अधिकांश समय में कांग्रेस सत्ता में नहीं होती तो भारत कितना अलग होता। रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में प्रियम गांधी ने 80 वर्षों में भारत के राजनीतिक इतिहास को आकार देने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया। विभाजन, कश्मीर, शासन, घोटाला, लोकतंत्र और इसकी बाधाएं, आर्थिक नीति, बौद्धिक औपनिवेशीकरण और विदेश नीति पर अपने विचार लिखे हैं। प्रियम ने दावा किया कि देश की जनता भ्रष्टाचार के मुकाबले प्रगति, गढ़े हुए झूठ के मुकाबले सच, आतंकवाद के मुकाबले सुरक्षा और अवरोधों के मुकाबले तरक्की को चुनती आ रही है। मेरे विचार से निकट भविष्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी असंभव नहीं है तो मुश्किल जरूर है। किताब में उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र में सवाल उठाया था कि अगर भारत में कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता।
तब भारत की बौद्धिक बिरादरी, इतिहासकारों और सोशल मीडिया की फौज आदि को जवाब तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा और इनमें कुछ उनके विचारों का समर्थन किया तो कुछ विरोध। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हालांकि उसके नेतृत्व ने कुछ गलतियां भी की जिसकी वजह से अविभाजित भारत को बांट दिया गया। प्रियम ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस को समाप्त करने को महात्मा गांधी के आह्वान को मान लिया गया होता तो आज का भारत कैसा होता। उन्होंने कहा कि यह समझने के लिए कि महात्मा गांधी ने आखिरकार ऐसी सलाह क्यों दी, मैंने भारतीय स्वतंत्रता के समय के आसपास की परिस्थितियों और उसके भीतर मौजूद तत्वों को समझने का प्रयास, जो सैकड़ों वर्षों से औपनिवेशिक शासन का परिणाम थी। प्रियम ने लिखा कि उनकी किताब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति में उसकी कार्यशैली को समझने का प्रयास है। लेखिका के अनुसार उन्होंने विभाजन, क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक नीति और शासन के 4 चश्मों से ऐतिहासिक घटनाक्रमों के अध्ययन का प्रयास किया है। बीजेपी का चुनावी अभियान तेज हो चुका है। पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। अगले कुछ दिनों में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में जाने वाले हैं और इसके अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा भी लगातार दौरे कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से पहले पीएम मोदी ज्यादातर बड़े राज्यों के 2-2 दौरे करने वाले हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की बढ़ी हुई गतिविधियों ने इंडी गठबंधन में शामिल छोटे दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, लेकिन कांग्रेस अभी सहयोगी दलों के सब्र का ही इम्तिहान ले रही है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस अब तक किसी मकाम पर नहीं पहुंच पाई है और इसको लेकर हाल ही में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साफ तौर पर कहा था कि यूपी में सीट बंटवारे के बाद राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले ही तय हो जानी चाहिए, नहीं तो राहुल गांधी का साथ समाजवादी पार्टी नहीं देगी। अखिलेश यादव के बाद अब नीतीश कुमार का पारा भी गर्म हो गया और उन्होंने कांग्रेस को खरी खोटी सुना दी। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे अलायंस की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा की बढ़ी हुई तैयारियां चिंतित करती हैं। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू अलायंस का संस्थापक सदस्य है, भाजपा की बढ़ी हुई तैयारियां चिंतित करती हैं। अलायंस का संगठनात्मक ढांचा न तय होने की, उम्मीदवारों पर फैसला न हो पाने और संयुक्त रैलियों पर भी कोई प्लान न बनने पर हम चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी सब कुछ हो जाए। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस जहां सबसे बड़ी पार्टी है वहां सब यही है, उनका अधिकार है और ज्यादातर सीटों पर लड़ने की तैयार है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की ताकत वाले राज्यों में राज्य सीटें ज्यादा मांगना गलत और अव्यवहारिक है। असल में कांग्रेस बिहार में अपने लिए 10 सीटें चाहती है, जेडीयू और आरजेडी उसे सिर्फ 4 सीटें ही देना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से जारी किचकिच से परेशान होकर जेडीयू ने अपनी बात लालू यादव से कर ली है और उसे 17 सीटें चाहिए। कांग्रेस वाम दलों को कितनी सीटें देना चाहती है फैसला वे खुद करें। कांग्रेस यूपी में 40 सीटें चाहती है। अखिलेश कांग्रेस और आरएलडी के लिए कुल 15 सीटें ही छोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र और बंगाल की भी यही कहानी है। कांग्रेस के रवैये से परेशान केसी त्यागी ने कहा कि हमारे लिए इंडी गठबंधन का संयोजक का पद मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस गठबंधन के निर्माता हैं। संयोजक के पद से केसी त्यागी ने इस दौरान कांग्रेस को भी नसीहत दी, उन्हें बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसे बयान भाजपा के हाथों में खेलने जैसे हैं। कांग्रेस की ओर सीट बंटवारे को लेकर कमेटी बनाने पर भी केसी त्यागी ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अपने तरीके से संगठन को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें कांग्रेस की चिंता है और हमें पूरे अलायंस की। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन के दलों पर उसके लिए ज्यादा सीटें छोड़ने का दबाव बना रही है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने कांग्रेस की मांग पर अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़कर 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे के इस कदम से इंडी गठबंधन में खासतौर से कांग्रेस बेहद परेशान हो गई है। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक अभी होनी है, लेकिन उसके पहले ही उद्धव ठाकरे ने ये धमाका कर डाला है। शिवसेना यूबीटी ने उन 23 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा दी है जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने बताया कि हमने 23 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया। हमारे पास इन सभी 23 सीटों के लिए उम्मीदवार हैं और हम उन्हें हरी झंडी भी दे चुके हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में हम अपनी इस मांग को रखेंगे। साल 2019 में जब भाजपा से गठबंधन था तो शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 18 पर जीत मिली। भाजपा उम्मीदवारों ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2022 में विद्रोह के बाद उद्धव गुट के 12 सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना 5 मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसमें अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण, विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, ओम राजे निम्बालकर उस्मानाबाद, संजय जाधव परभणी और राजन विचारे ठाणे में शामिल हैं।
मुंबई उत्तर पश्चिम के सांसद गजानन कीर्तिकर शिंदे सेना में हैं। माना जा रहा है कि सेना गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम से टिकट दे सकती है। राउत ने कहा कि हमने उनसे चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस ने मुंबई दक्षिण सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी, उससे मिलिंद देवड़ा ने तो सीट को लेकर कांग्रेस का गढ़ करार दे दिया। खुद लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी के अरविंद सावंत से चुनाव हार चुके। उसके बाद शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के रिश्ते बिगड़ गए। यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए। शिवसेना यूबीटी का तर्क है कि पार्टी के विभाजन के बावजूद एमवीए में सबसे ज्यादा सांसद उसके पास हैं, कांग्रेस के पास तो एक भी नहीं। ऐसे में शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को 26 सीटें क्यों दे। एनसीपी के भी 4 सांसद 2019 में जीते थे और इस मामले में शरद पवार भी कांग्रेस से आगे हैं। शिवसेना यूबीटी भले ही ये दावा कर रही हो कि उसने अपने सभी संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, मगर ये टास्क आसान नहीं होने वाला। पार्टी के जो दिग्गज नेता अब खेमा बदल चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट ढूंढना आसान नहीं होगा। उद्धव गुट की ओर से अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि जिन 23 सीटों को लेकर दावा किया जा रहा है, उनमें किन नेताओं को टिकट दिया जाएगा। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि एमवीए के सहयोगी दल राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटें शिवसेना यूबीटी को देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।